के बारे में जिक्र हो रहा है। माशाल्लाह कितने खुश नसीब हैं। जिस शहर को लोग परेशान है कि उस शहर में पता नहीं कैसी जिंदगी होगी जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है, तो हम उसमें रह रहे हैं। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है। ऐसे ही कहीं ना कहीं तो हमारा चर्चा हो रहा है लेकिन साथ तबीयतें भी ऐसी वैसी ही हैं। सुबह की क्लास मैंने नहीं पढ़ाई आज। ऑडिट की हिम्मत ही नहीं थी भैया, गले का सत्यानाश हुआ पड़ा। ले बेटा, तो देखिएगा चैप्टर नंबर 3 आज हमने शुरू करना है, लेकिन जरा उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज करवा दें जो पीछे लास्ट हमने डिस्कस किया था। अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया, अज्यूम कर लो कोई मिस्टर ए है। इस मिस्टर ए ने मेरे बच्चे 3 दिसंबर को एक ऑफर का लेटर लिखा है। ये ऑफर का लेटर मिस्टर बी को मिला है, अज्यूम कर लो मेरे बच्चे 9 दिसंबर को। और इसने अपनी एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर पोस्ट किया है 14 दिसंबर को। और इसकी एक्सेप्टेंस का लेटर मेरे बच्चे अज्यूम कर लो मिस्टर ए को मिला है 19 दिसंबर का। मिस्टर ए ने अपनी ऑफर की रेवोकेशन का लेटर लिखा है 5 दिसंबर को। और ये रेवोकेशन का लेटर मेरे बच्चे मिस्टर बी तक पहुंचा है 15 दिसंबर को। मिस्टर बी ने अपनी, ये जस्ट अगली अगली बात सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्योंकि बात यहां तक ही होगी पेपर के अंदर, लेकिन फिर भी मिस्टर बी ने अपनी एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन का लेटर मेरे बच्चे लिखा है 16 दिसंबर को। और ये मेरे बच्चे मिस्टर ए को इसकी रेवोकेशन का लेटर जो मिला है वो मिला है 20 दिसंबर को। ले बेटा, जल्दी जल्दी करके जरा सवालों के जवाब देते जाएं। ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई? 9 दिसंबर को। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई? शाबाश। मिस्टर ए के लिए 14 दिसंबर को, जब लेटर लिखकर पोस्ट कर दिया गया था, ऐसे ही। तो किसके लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाती थी? ऑफरर के लिए। यानी कि ऑफरर आप अपनी ऑफर से नहीं मुकर सकता, क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया था कि एक्सेप्टेंस उसने जब पोस्ट कर दिया लेटर, अब उसके लिए एक्सेप्टेंस हो जाती है। चाहे ये लेटर रास्ते में गुम हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब एक्सेप्टेंस ही इस टाइम पर होगी, कुछ सोचें, जब कानून कह रहा है इस टाइम पर, इस मौके पर एक्सेप्टेंस होगी, इसके बाद क्या हो रहा है कानून को इससे कोई लेना देना नहीं है। अब मेरे उसके बाद जरा बताइएगा कि मिस्टर बी के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी? जब इसकी एक्सेप्टेंस ऑफरर के नॉलेज में आ जाए। और वो कब आई है? 19 दिसंबर को। तो मिस्टर बी के लिए यहाँ एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। अगर मिस्टर ए अपनी ऑफर वापस लेना चाहता था तो कब तक ले सकता था मिस्टर ए? 14 से। और मिस्टर बी अगर अपनी एक्सेप्टेंस वापस लेना चाहता तो कब तक ले सकता है? 19 से पहले पहले। ऐसे ही था मेरे बच्चे। मुझे ये बताएं कि मिस्टर ए ने रेवोकेशन लिखी है 5 दिसंबर को, और ये मिस्टर बी को मिली है 15 दिसंबर को। मुझे ये बताएं कि ये जो रेवोकेशन है इसकी कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है? शाबाश। जिसने की है मिस्टर ए, जब उसने लेटर, बिल्कुल वही तरीका का। और मिस्टर बी के लिए जब उसको उसकी रेवोकेशन का लेटर मिल गया। अब अगली बात बताओ, क्या ये रेवोकेशन वैलिड है? क्यों? क्योंकि 14 को एक्सेप्टेंस हो गई थी, रेवोकेशन उसके बाद मिली। अब मिस्टर बी ने अपनी एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन का लेटर लिखा मेरे बच्चे 16 दिसंबर को, और ये मिला है उसको 19 दिसंबर को। बताएं रेवोकेशन की कम्युनिकेशन, मिस्टर ये जो एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई? शाबाश मिस्टर ए के लिए। ये है ना रेवोकेशन, जब उसके। और मिस्टर बी के लिए जब उसने लेटर को पोस्ट किया था। ये रेवोकेशन वैलिड है कि नहीं? क्यों? क्योंकि 19 को एक्सेप्टेंस हो चुकी थी। ये बातें कोई इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना? नहीं आपको ये ऐसे ही याद रखनी है खुदा के लिए। इसको कहते हैं ना कि रत्ती बार भी आपने इसके अंदर चेंज नहीं करना। हाँ, छोटी छोटी बातें थी कि अगर लेटर ये एक्सेप्टेंस वगैरह का पोस्ट कर दिया जाए तो उसके बाद क्या होगा। तो अगर वो पहुंचा ना हो, तो हमने डिस्कस किया, तो उसके बावजूद ये एक्सेप्टेंस हो जाती है ऑफर के लिए।
उसके बाद एक जो चीज थी कि अगर कोई बंदा आपको ऑफर भी भेजे और साथ ऑफर की रेवोकेशन भी भेजे और एक हो लेटर के अंदर, एक हो इलेक्ट्रॉनिक मोड में, और दोनों इकट्ठी मिल जाएं, तो फिर हम किसको पहले कंसिडर करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक मोड को। बाकी मेरे बच्चे जो भी बातें हैं हमने पढ़ ली, हमने इसके अगर आपको याद हो पास पेपर भी किसी हद तक कर लिए थे, कोई एक आधा रह गया होगा जो पिछली एक दो अटेम्प्ट में आया होगा, अदरवाइज हमने इसके सारे पास पेपर भी कर लिए थे। ले बेटा आज हमने शुरू करना है चैप्टर नंबर 3, वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ले बेटा मोस्ट प्रोबेबली आज हम वैसे मीटिंग करेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे। एक तो आपका कल टेस्ट होगा, ये मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह कल आपका टेस्ट होगा, और क्लास तो आपको पता है क्लास का टेस्ट से कोई लेना देना नहीं होता। उसके बाद होपफुली आपका सैटरडे मंडे को रिजल्ट आ रहा है, सैटरडे मंडे ट्यूसडे यानी कि शादी के बाद बीच में संडे भी है, ये शायद आपकी क्लासेस ऑफ रहेंगी। वेडनेसडे से आपकी क्लासेस रिज्यूम होंगी मोस्ट प्रोबेबली। तो ये अभी डिसाइडेड नहीं है, लेकिन आज हम उसको बैठ के डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि रिजल्ट का एक दिन छुट्टी होती है, बच्चे घरों में गए होते हैं कैब वाले, ये होता है कि चलें एक दिन बेचारे वो वापसी अगले दिन आ जाए, तो उसके बाद इंशाल्लाह वेडनेसडे को आपकी क्लासेस रिज्यूम होगी। पुराने वक्तों में ट्यूसडे को रिजल्ट आया करता था, हम पूरा वीक ही ऑफ कर दिया करते थे कि क्या इसमें वो, लेकिन अब मेरे बच्चे क्योंकि मंडे को रिजल्ट है, वीक ऑफ करना तो अल्लाह माफ करेगी, शायद थोड़ी सी नालायकी नजर आएगी कि हम पहले ही उसमें हमने जनवरी के मिड तक सिलेबस खत्म करना। ले बेटा वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स। अब मेरे बच्चों को ये तो पता चल गया ना कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और एग्रीमेंट क्या होता है, इन दोनों में फर्क का तो पता होगा, ये तो पता चल गया होगा कि हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। इसको लग रहा था कि सर पहला ना लफ्ज मोस्टली गलत बोलते हैं, बस सोचे बगैर कुछ बोल दो, बाकी बाद में देखेंगे। लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए अभी कुछ और शक्तियां भी चाहिए होती, और वो कौन सी शक्तियां हैं? इन्फोर्सेबिलिटी वाली। ऐसे ही मेरे अच्छे। लेकिन अब जरा थोड़े से ना यहाँ पे कुछ अल्फाज, आज के बाद जब ये अल्फाज लिखे नजर आए, आपने इन अल्फाजों के मतलब है, जैसे मान लो कि यहाँ पे लफ्ज देखो, दो अल्फाज लिख रखे हैं उसने, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इस लफ्ज का मतलब है। इसी तरह आगे भी कुछ अल्फाज बोलेंगे, वॉइड एग्रीमेंट बोलेगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलेगा, इलीगल एग्रीमेंट बोलेगा, इन अल्फाजों के अपने मतलब हैं, इनको वो या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आएगा भी, उनको वैसे ही पढ़ना है जिस तरह वो अल्फाज बोलेगा। जैसे अगर वो कह रहा है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इसका दूसरा नाम बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, अगर आपको याद हो पीछे हम पढ़ गए थे। तो इसको बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हो, इसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हो, इसको खाली कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हो। कहीं पे लफ्ज खाली कॉन्ट्रैक्ट लिखा हो, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट लिखा हो या बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट लिखा हो, ये सही वाला कॉन्ट्रैक्ट जो बन गया हो सही तरीके से, उसके लफ्ज बोला जाएगा। अब मेरे बच्चे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बनाने के सारे एसेंशियल्स अवेलेबल हो। जैसे मान लो उसमें एक वैलिड ऑफर हुई हो और उस ऑफर की वैलिड एक्सेप्टेंस हुई हो और उससे एक वैलिड प्रॉमिस बनी हो, इस वैलिड प्रॉमिस के साथ एक वैलिड कंसीडरेशन हो। हर कंसीडरेशन भी वैलिड नहीं हुआ करेगी, ये पढ़ेंगे आगे जाके। एक वैलिड कंसीडरेशन हो तो एक वैलिड एग्रीमेंट बना, और इस वैलिड एग्रीमेंट के साथ इन्फोर्सेबिलिटी ऐड हुई हो। इन्फोर्सेबिलिटी होती है, वो वैलिड इनवैलिड नहीं होती है। इसके साथ क्या ऐड हुई हो? इन्फोर्सेबिलिटी ऐड हुई हो, तो वो मेरे बच्चे क्या बनाओगा? कॉन्ट्रैक्ट बनाओगा। ये बनने वाला कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड हो। अगर इसमें सारे एसेंशियल्स पूरे किए, इसने कानून की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की हो, उसमें कोई किसी तरह की कोई कमी ना रही, तो मेरे बच्चे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोला करेंगे? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट या खाली कॉन्ट्रैक्ट। तो मेरे बच्चे एन एग्रीमेंट सादा अल्फाज में उसने लिख दिया कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ, जिसमें इन्फोर्सेबिलिटी हो, जहां पे कानून की मदद आपको मिल रही हो, समझ लो वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बना है? वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना है। और याद है बचपन में हम पढ़ के आए थे कि बाय डिफॉल्ट इन्फोर्सेबिलिटी कहां पे ऐड हो जाती है, और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहां पे किन मामलों में बनता है मोस्टली, लेकिन बाकी उसमें चीजें भी पूरी होनी चाहिए। ये ना हो कि मान लो ये मैं अपना मोबाइल बेच रहा हूं आपको, आप कहते सर ये मोबाइल मुझे भेज दो, मैंने कहा कितने का? कहते सर 0 पैसों। मैंने कहा कि ठीक हो गया भाई, खरीद लो 0 पैसों का। अब हुआ क्या कि मैंने आपको मोबाइल दे दिया, 2 दिन बाद मैंने कहा कि चल भाई मेरा मोबाइल वापस दे। आप कहते सर क्यों? हमारा बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना है, मैंने ऑफर की, आपने उसको एक्सेप्ट किया है, तो सर हमारा, और अपनी मर्जी से किया है, आगे मर्जी वाले मामला भी होंगे, तो सर हमारा बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना है। मैं कहूंगा नहीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, इसमें कोई कमी रह गई है। अब वो कौन सी कमी रह गई थी बोला? कंसिडरेशन ही नहीं थी इसके अंदर, है सारे एसेंशियल्स का पूरा होना जरूरी है। तो मेरे बच्चे उसको हम कहेंगे ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अब जस्ट एग्जांपल वैसे वैसे मैं बता रहा हूँ, अब ये एसेंशियल्स कौन से होंगे? ये जो इन्फोर्सिबिलिटी है ना, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट, ये इन्फोर्सिबिलिटी ऐसे ऐड नहीं हो जाया करेगी। इसके लिए इसके इसके आगे समझ लो कि इन्फोर्सिबिलिटी ऐड करने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट के लिए बड़े सारी कंडीशंस कह लो या एसेंशियल्स कह लो इसके लिए। जैसे मान लो वैसे ये बंदा बैठा हुआ एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पका रहा है। अब इस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसने कुछ मसाले डालने हैं ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट वाकई वैलिड बने।
अब उसमें जस्ट एग्जांपल हम पढ़ेंगे ये सारी बातें। उसमें कहता है कि जो दो बंदे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। अब एक एक मान लो कि एक बच्चा है, एक बच्चा वो अगर आपको कोई चीज बेच रहा है जिसकी उम्र 18 साल से कम है, तो याद रखिएगा कि इस बच्चे के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि कानून ने कह रखा है कि बच्चा कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। आगे पढ़ेंगे। तीन तरह के लोग इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसके अलावा सारे लोग कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। पढ़ेंगे, ये सारी बातें आ जाएंगी मेरे बच्चे। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ये इन्फोर्सिबिलिटी तब ऐड होगी अगर दोनों बंदे क्या हो, कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट भी हो, वैलिड ऑफर भी हो, वैलिड एक्सेप्टेंस भी हो, कंसिडरेशन भी हो, और पार्टीज क्या हो, कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट भी हो। याद रखोगे। इसी तरह उसने कहा कि अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि मर्जी कब होगी और कब नहीं होगी, ये भी आपको पूरा समझाएगा। तो फ्री अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और फिर जिस मकसद के लिए कर रहे हो वो मकसद भी लॉफुल होना चाहिए। ये वैसे ये सारी बातें आनी है। ये जितने भी आगे देखो, अभी हमने ना सिर्फ दो एसेंशियल पढ़े चैप्टर नंबर 2 के अंदर, ऑफर और एक्सेप्टेंस, ये भी दो एसेंशियल थे। और ये कब वैलिड होते हैं, इनके हमने दोनों की कंडीशन भी पढ़ ली। आगे इन सब के ऊपर आगे मेरे बच्चे ये जो आने ना चैप्टर नंबर 5 तक, 5 भी हालांकि कुछ और है, चैप्टर नंबर 3 और 4, चैप्टर 3 और 4 में हमने सारे एसेंशियल जितने भी बनते हैं वो सारे पढ़ लेने हैं। इसमें पार्टीज की कंपिटेंस भी आ जाएगी, इसमें फ्री कॉन्सेंट भी आ जाएगी, इसमें लॉफुल ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं वो भी आ जाएंगे। जैसे मान लो कि अगर मैं आपको चर्च बेचना है, मैं कह रहा हूँ बेटा ये 2 पुड़ियां चर्च की हैं, आज ये यही रह गई हैं, तो बेटा ये खरीद लो, है। आप मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हो, है, और आप पैसे नहीं दिए, मान लो कि पुड़ियां ले ली लेकिन पैसे नहीं दिए, क्या मैं आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई कर सकता हूँ? है, कानून तो बजाय कि मैं कानूनी कार्रवाई के लिए जाऊंगा वहां पे, हो सकता है मुझे बिठा लें वहां पे, है कि राणा साहब बहुत नेकी का काम कर रहे हैं, आप बैठे यहीं पे आपकी खातिर वादे करते हैं। तो इसलिए मेरे बच्चे मकसद क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। मैं कहता हूँ बेटा ये ले पकड़ 10 लाख का करना क्या, वो जो बंदा जा रहा है इसके दोनों टांगे, क्या बताए, मकसद बड़ा नेक है, किसी की टांगे तोड़वाना, देख लो हो सकता है कि अच्छा मकसद हो, है, लेकिन सर वो डिपेंड करता है ना सर, अगर तो उस बंदे से नफरत है फिर तो अच्छा है? ऐसे तो नहीं सोचेंगे ना ना। कानून की किसी से कोई नफरत नहीं, कानून कहता है कि सब बराबर हैं, लेकिन वो पता नहीं किस मुल्क का कानून है। लेवड़ा उसके बाद ये तो हमने पढ़ लिया कि वैलिड ऑफर हो, वैलिड एक्सेप्टेंस हो, आगे कंसीडरेशन भी देखेंगे। हर कंसीडरेशन भी वैलिड नहीं होती है। जो आप कहते हो सर ये मोबाइल मुझे दे दो, मैंने कहा कि बदले में मुझे क्या मिलेगा, आपने कहा कि सर ये देखें चर्च की पूरी, मुझे बताएं आपको माजूद के साथ ये पढ़ानी है मैंने, ये हम पढ़ रहे हैं। ये ना समझना कि सर ये देखो आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को चर्च की बातें बता रहे हैं। भैया मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाना है आपको, और कौन सी एग्जाम्पल हो यहाँ पे है। अब मैं कहूँ कोकोमो, कोकोमो इलीगल थोड़ी है? वो तो लीगल है, लेकिन अगर कोकोमो भी मान लो कि मनशियात बनी हो तो फिर वो भी इलीगल है। तो कंसिडरेशन क्या होनी चाहिए, लॉफुल। इसलिए लीगली इन्फोर्सेबल, इसको भी आगे जाके डिस्कस करेंगे, देखेंगे कुछ कौन से जो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो लीगली इन्फोर्सेबल होते हैं। वो वैसे हमें आइडिया है, जो बिजनेस या कमर्शियल ट्रांजेक्शन होती हैं वो लीगली इन्फोर्सेबल होती हैं। दे बेटा ये वैसे ही है, बस आपने इतनी बात याद रखनी है। आज के बाद कहीं पे भी लफ्ज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट लिखा हो, इसका मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसने सारे एसेंशियल्स पूरे किए हैं और एक बिल्कुल सही कॉन्ट्रैक्ट बना है, उसको कहेंगे ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या रखोगे? अच्छा एक और लफ्ज फिर आगे बोला आपको मिला करेगा, उसका नाम होगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो इस लफ्ज का मतलब है आपने ये नहीं कहना कि कॉन्ट्रैक्ट लफ्ज लिखा है तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही है, ना ना, लफ्ज दोनों अल्फाजों के मतलब आपने समझने हैं। भाई वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है, पीछे लिखा हुआ था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और यहाँ पे क्या लिख रखा है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बन गया हो, अच्छा देखो लफ्ज कॉन्ट्रैक्ट तो है ना, आगे लफ्ज कॉन्ट्रैक्ट तो लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ऑफर भी हुई है, एक्सेप्टेंस भी, प्रॉमिस भी है। प्रॉमिस में दोनों पार्टीज के कंसिडरेशन भी, एग्रीमेंट भी, और एग्रीमेंट में इन्फोर्सेबिलिटी भी है। और क्या बना है, क्योंकि ये लेवल तो है यहाँ पे लिखा हुआ, कॉन्ट्रैक्ट तक तो ये बात पहुंची है। ये ना कहना कि ये कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, कानून कहता है ये कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ी सी झोल रहेगी, थोड़ी सी कमी रहेगी, इस वजह से इसका नाम क्या रख दिया, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक पार्टी के लिए इन्फोर्सेबल हो लेकिन दूसरी के लिए अभी ऑप्शन हो, वो चाहे, या ये कह लें एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी के पास ऑप्शन हो, वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दे चाहे तो कंटिन्यू रखे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आज के बाद जब भी लफ्ज आए उसमें हमेशा दिमाग में रखना एक पार्टी के पास ऑप्शन होगा, और वो एक पार्टी कौन सी होगी, मजलूम पार्टी, जिसके साथ कोई नाइंसाफी हुई हो। तो जिसके साथ कोई नाइंसाफी हुई है उस पार्टी के एंड से अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, अगर वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दे चाहे तो कंटिन्यू रखे, ये कानून ने उसको ऑप्शन दिया है। जैसे जस्ट एग्जांपल, मान लो ये बच्चा बैठा हुआ है, इसके पास मोबाइल है, मैंने इसको कहा कि भाई मोबाइल दे, तो इसने कहा कि नहीं सर मैंने तो खुद अपने लिए रखा, मैंने पिस्टल निकाला, मैंने कहा हाँ बता, ये ले पकड़ 10 लाख और मोबाइल दे दे, मैंने ऑफर कर रहा हूँ इसको 10 हजार का मोबाइल दे दो, लेकिन हाथ में क्या है, पिस्टल भी है। इसने इसको देखते हुए, मुझे तो मेरी टीचर की तो हया नहीं की, कम से कम इसकी हया की, इसने क्या किया,
मुझे वो मोबाइल दे दिया, ऑफर हुई, एक्सेप्टेंस होगी, क्या दोनों के लिए कंसिडरेशन है? बिल्कुल। मुझे मोबाइल मिला, इसको क्या क्या मिला? 10,000। क्या यहाँ पे मेरे बच्चे इन्फोर्सेबिलिटी है? अब इन्फोर्सेबिलिटी के मामले में कानून बीच में आ गया। कानून कहता है देखो इस बच्चे के साथ ना नाइंसाफी हुई, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया है, हमारे नजदीक कानून कहता है कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया है, कानून ने भी मजबूरन कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उसकी भी वजह अब आगे जाके डिस्कस करेंगे। कानून ने क्यों इसको कॉन्ट्रैक्ट मान लिया है? हालांकि कानून को तो चाहिए था सर ये देखे ना, जोर जबरदस्ती हुई है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट मानना ही नहीं चाहिए था कानून को। कानून ने कहा कि देखो हम इस बच्चे के साथ हर वक्त थोड़ी होंगे, इस बच्चे ने जिंदगी गुजारनी, राणा साहब के सामना होगा बार बार, ये ना हो कि राणा साहब बाद में इसको फिर पिस्तौल दिखाने कहीं पे है। अगर ये बचना चाहता है तो इसका ऑप्शन है, अगर ये खत्म करना चाहता है तो हमें बताए, हम इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करवा देते हैं। क्यों? इसके साथ जोर जबरदस्ती हुई है, सादा अल्फाज में इसकी कॉन्सेंट फ्री नहीं है, इसने अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, इसको तो डरा धमका के कॉन्ट्रैक्ट के लिए कायल किया गया है। अगर ये चाहे जिसके ऊपर जुल्म हुआ है, मेरे मेरे एंड से नहीं कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता, मेरे लिए बन गया है, लेकिन अगर ये बच्चा चाहे तो क्या हो सकता है? ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें किसी पार्टी के साथ कोई नाइंसाफी हुई हो, ये आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। उस मजलूम पार्टी के एंड से जो कॉन्ट्रैक्ट, अगर उसके पास ऑप्शन है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दे चाहे कंटिन्यू रखे, इस कॉन्ट्रैक्ट के लफ्ज क्या बोलेंगे? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मुश्किल बात तो नहीं मेरे बच्चे। जैसे मान लो कि मिस्टर ए के पास मेरे बच्चे डीएचए में एक प्रॉपर्टी है, और उस डीएचए की प्रॉपर्टी के ऊपर ये मिस्टर बाजवा है, इस मिस्टर बाजवे की नजर थी, ये चाहता था वो डीएचए की प्रॉपर्टी उसको मिल जाए, हालांकि डीएचए नहीं का है लेकिन फिर भी। तो मिस्टर बाजवे ने मिस्टर ए को ऑफर की, मिस्टर ए चलो भैया ये प्रॉपर्टी मुझे बेच दो। उसने कहा कि नहीं सर, ये तो मेरे बच्चों की है, मेरे बच्चे घर बनाएंगे। उसने कहा कि बच्चों का तो पता नहीं, कम से कम तेरी कब्र यहाँ पे बनेगी, रेडी हो जाओ। उसने क्या किया, पिस्टल निकाल के उसकी कनपड़ी पे रख दिया। अब मिस्टर ए ने क्या कर लिया, भाई हर बंदे को मौत से डर लगता है, डरते हैं ना हम लोग, हैं डरते होंगे सारे के सारे, लेकिन यहिया सनवार नहीं डरे। उन्होंने मान लो कि ना खुदा ना खास्ता वो मौत के डर से भागते हुए नजर आए हैं, पुरसकून तरीके से अपनी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, हाथ में छड़ी है, ड्रोन करीब आ रहा है, उस ड्रोन पर छड़ी फेंक रहे हैं, अपनी आखिरी हद तक जो भी कोशिश हो रही है कर रहे हैं। वो तो नहीं डरे मौत से, लेकिन हम तो डरते हैं मेरे बच्चे, इसमें तो कोई शक ही नहीं, क्योंकि हमें दुनिया प्यारी है, क्योंकि हमें लग रहा है कि हमने दुनिया से जाना ही नहीं। उनको उनको शायद बेचारों ने हजारों जनाजे उठाए हैं अपने, उनके प्यारे कोई रहते ही नहीं, तो शायद उनके लिए अब उनका सारे खानदान आगे बैठे हुए, उनको लग रहा होता है कि ये जो मेरे खानदान से मिलने का ये मौका है, तो मैं जाके अपने खानदान से मिलता हूँ। और शहीद तो वैसे भी जिंदा होते हैं, लेकिन सर वो कहाँ पे, अल्लाह माफ करे सर, पता नहीं, अल्लाह माफ करे, तो हो सकता है सर वो बात पता नहीं सही होगी जिंदा। सोचते हैं हम लोग जो मर्जी कर रहे हैं, हमारे ईमान के दर्जे यही हैं, कहीं ना कहीं जाके वो सारी बातें आ जाती हैं, अल्लाह माफ करे। कि ये जितने लोग करप्शन कर रहे हैं, जितने कत्लो गारत कर रहे हैं, ये सारे जो इंसाफ को खरीद रहे हैं, कि आपको क्या लग रहा है इनको कब्र से डर लगता होगा? इनको अल्लाह माफ करे कब्र वाले मामले से इसलिए डर नहीं लगता, इनको कब्र के मामला पे यकीन ही नहीं, कब्र के उसके मरने के बाद उठने पे इन लोगों का यकीन ही नहीं है। तो यार कैसे हो सकता है कि बंदे को ये हो कि कल मैंने मरना है और मरने के बाद हिसाब किताब होना है, और वो फिर भी कोई गुनाह करे? बताओ तो सही। अगर कोई कर रहा है भैया, उसका नहीं यकीन कि मैंने मरना, चलो मरने पे तो है, लेकिन आगे भी कोई दुनिया है, उन लोगों का कोई यकीन नहीं इसको। उनको लग रहा है कि अल्लाह माफ करे यही दुनिया होती है, जैसे कुछ बाकी दुनिया का कॉन्सेप्ट है। इन लोगों के ये जो माशाल्लाह हमारी जो ऊपर जनता बैठी हुई है ना, हमारे ऊपर जो जुल्म सितम करते हैं, कोई भी हो, उनके नजदीक अगली कोई जिंदगी नहीं मेरे बच्चे। माजरत के साथ आपको बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन हो ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ रातों को नींद नहीं आती, जब बंदा सोच रहा होता है कि जब वो एक वक्त ऐसा भी आएगा जब मेरी आंख खुली होगी तो वो कब्र की जिंदगी हो, उस अंधेरे में मैं वहां पे क्या मेरे ऊपर बीतती होगी, कैसे वो जब हम सो रहे होते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि हमारे दिमाग में उस वक्त ये चीज ना आ रही हो कि कभी ना कभी तो ये दिन आना है, वो रात आनी है, जब बल्कि वो तो दिन भी रात ही होगी वहां। लेकिन फिर वो कैसे हम उस सारे उसके बावजूद कुछ गलत करें, हैं? लेकिन इतना कुछ गलत हो रहा है? बेचारे लोग फांसियां ले रहे हैं, मर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, लेकिन वो देखो अभी कितना बेचारे अपने आप की अपनी हुकूमतों को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे। लोगों का किसी को ख्याल है? तो मेरे बच्चे इनका कोई यकीन यकून नहीं होता। माजरत के साथ वापस आओ, ये जिहाद करेंगे, हैं? इनकी रातें कुछ और हैं, सुरूरी सुरूर हैं इनकी रातों के अंदर। हमारे जो मुजाहिदीन, वो नूर जहां के पुत्र हैं, नशई, जो जो बुराइयां दुनिया के अंदर हो सकती हैं सारी बुराइयां उन नशइयों के अंदर हैं। और हम चाहते हैं कि अल्लाह माफ करे ये यही सनवार बनेंगे या कुछ इस तरह के बनेंगे। कल अगर कोई आ जाए तो मेरे बच्चे हम लोगों ने लड़ना। वो जो आज़ाद कश्मीर कश्मीर आज़ाद करवा रखा है ना, वो इन लोगों ने नहीं करवा रखा, वो बेचारे पख्तूनों की उनकी वो सारी की सारी मेहनत है, पश्तूनों और पख्तूनों की जो आपको मिला हुआ। उसके बाद बस अल्लाह ताला खैर करे, वो लोगों से ही डरते हैं। जो वो ये ना सोचेंगे वो एक बम बना के बैठे हुए हैं, या तो वो बम से डरते हैं या लोगों से, कहीं वो चल ही ना जाए ना तो, है?
चलना उसके चलाने के लिए भी वैसे, तो ये ना सोचे कि खुदा ना खासा वो फौज वाला मामला है यहाँ पे। खैर, बुजुर्गों को उठा उठा के वोट दिलवा रहे हैं, जिस कौम के फौज ये गंदी हरकतें कर रही हो उसमें पीछे रह किया जाता है। चलें, खैर माजरत के साथ थोड़ी सी, क्योंकि लॉ पढ़ रहे हैं तो वकील भी हैं, तो कोई गलत कानून पास हुआ हो तो दुख भी होता है, इसलिए मेरे बच्चे ये बात कर देंगे। ले बेटा आगे आओ। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा? आज के बाद जब ये लफ्ज लिखा जाए तो फौरन से रुकना है और सोचना है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक पार्टी के एंड से तो सही होगा, लेकिन दूसरी पार्टी जिसके साथ कोई जुल्म हुआ है उसके एंड से उसको मजलूम, सादा अल्फाज में बस इतना दिमाग में रखिएगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें किसी पार्टी के साथ नाइंसाफी हुई है। और जो मजलूम पार्टी होगी, मजलूम पार्टी के एंड से उसके पास ऑप्शन है, वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दे, चाहे तो कंटिन्यू, चाहत है उसके पास सादा अल्फाज में। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इसका मतलब है, इसलिए हर कॉन्ट्रैक्ट के साथ वॉइडेबल नहीं लिखना। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वही होगा जो वॉइडेबल है, और वॉइडेबल वो होगा जिसके साथ किसी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होते वक्त किसी एक के साथ नाइंसाफी हुई। वो नाइंसाफी आगे देखेंगे कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, वो भी आपको सारे मिल जाएंगे। एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन, यानी कि एक पार्टी के लिए इन्फोर्सेबल हो, आर मोर ऑफ द पार्टी देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर, यानी कि दूसरी पार्टी उसको इन्फोर्सेबल ना करो। देखो जिस धमकी लगा रहा है, वो धमकी लगाने के साथ, उस धमकी लगाने वाले के साथ कानून थोड़ी खड़ा होगा। कानून किसके साथ खड़ा होगा? उस पार्टी के साथ जिसके साथ जुल्म हुआ है। तो ये उसके एंड से क्या है, ये इन्फोर्सेबल है, लेकिन दूसरी पार्टी के एंड से वो इन्फोर्सेबल नहीं है। लेकिन जिसके एंड से वो इन्फोर्सेबल है या वो चाहता है इन्फोर्सेबल उसको खत्म कर दे या उसको कंटिन्यू रखे, उसकी मर्जी है। तो उन्होंने कहा कि देखे तूने जिंदगी यहाँ पे गुजारनी है, इन लोगों के साथ ही रहना है, हम हर वक्त तेरे साथ नहीं होंगे। अगर तू चाहता है ना इन लोगों से चले, सर कुछ तो मिल गया ना, अगर इन्होंने खरीद ली डरा धमका के चीज, कोई इशू नहीं सर, ये चीज इनको दे दें और पैसे में अपने मुझे मिल गए, गोली मारो, रफा दफा करो, वर्स जो भी है, काम खत्म करो। तो ये भी हो सकता है? लेकिन अगर आप चाहे तो खत्म करना है तो हम आप खत्म करवा देंगे, लेकिन कल ये ना हो कि फिर आपको, अल्लाह माफ करे, आपके घर वालों को उठा लें और बाकी सारा काम कर लें, जिस तरह वो करते हैं। कहता है कि बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर, आर अदर इज ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीड पार्टी। ये जो वॉइडेबल का ऑप्शन होता है ना, ये मजलूम पार्टी के पास होता है। अग्रीड पार्टी कौन सी पार्टी होती है? ऐसी पार्टी जिसके साथ कोई नाइंसाफी हुई, जैसे मैंने भी आपको बोला, इस बच्चे को मैंने क्या किया, डराया धमकाया, और डरा धमका के इसे मोबाइल खरीद लिया है। अब ये बच्चा कौन है? ये अग्रीड पार्टी है। और अग्रीड पार्टी का मतलब क्या? ये गरीब पार्टी नहीं है, ये अग्रीड पार्टी है। वो बचपन में ना, बचपन में क्या कर लो, हॉस्टल में जब रहते थे ना, जब खाना खाने जाते थे, तो जो मेरे साथ वाले थे, पता नहीं वो उसको क्या करते थे, वो ग्रेवी दे दो, हैं? मुझे नहीं पता था, अब हम लोग गांव से आए, ये सारा कुछ मुझे ये लगता था ये लोग बाद में मजीद कुछ उनसे मांगते हैं, शायद इसका नाम कोई गरीबी है कि भाई मैं और माड़ा बंदा हूँ, भाई थोड़ा सा और सालन चाहिए, थोड़ा सा और सालन दे दो मुझे, वो थोड़ा सा लाके थोड़ा सा देता था, है। तो मुझे लगता था ये लफ्ज ग्रेवी, वो तो बाद में पता चला ये लफ्ज ग्रेवी बोलते हैं, मुझे लगता था ये गरीबी बोल रहे हैं कि भाई गरीबी ला दो, तो गरीब बंदे हैं भाई, थोड़ा सा और दे दो मुझे, है ये थोड़ा सा बच गई है रोटी, ये भी खानी है मैंने। लेकिन बहर तो ये गरीब पार्टी नहीं, ये कौन सी पार्टी है? ये अग्रीड पार्टी है, एंड नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द डिफॉल्टिंग पार्टी। डिफॉल्टिंग पार्टी कौन सी होगी वाला? जिसने डराया धमकाया, वो जालिम बंदा। ये लेकिन कहां कहां पे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा, आगे सारा हमारे पास आ जाएंगे ये ऑप्शन। तो याद रखोगे, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक पार्टी के एंड से तो इन्फोर्सेबल हो, लेकिन दूसरी पार्टी के एंड से इन्फोर्सेबल ना हो, और जो अग्रीड पार्टी है वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दे और चाहे उसको कंटिन्यू रखे। सादा अल्फाज में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक मजलूम हो और मजलूम के पास कानूनी तौर पे ऑप्शन हो उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का या कंटिन्यू रखने का, उसकी मर्जी, कानून ने कहा आपकी मर्जी। अगर खत्म करना चाहते हो हम तब भी आपके साथ, कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो फिर वो भी तब भी आपके साथ। लो बेटा, नाम क्या लिखा हुआ है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अल्फाजों का मतलब है, ऑफर हुई होगी, एक्सेप्टेंस हुई होगी, क्या बना होगा? प्रॉमिस के साथ दोनों पार्टी के लिए, तो क्या बना होगा? एग्रीमेंट में इन्फोर्सेबिलिटी ऐड हुई होगी तो क्या बना होगा? कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि लफ्ज क्या लिखा हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट। अगर लफ्ज कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, पक्की बात है, ये कॉन्ट्रैक्ट तक तो गया है, कॉन्ट्रैक्ट तो बना है, लेकिन पिछले लफ्ज ने इसका भी मतलब चेंज कर दिया है। जैसे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था, वहां बना, वहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन एक पार्टी के पास ऑप्शन था, चाहे तो उसको खत्म कर दे चाहे तो कंटिन्यू रखे। अब यहां पर भी अगर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट ये भी है, लेकिन कानून ने कह दिया ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कभी बना था बिल्कुल सही था, बनते वक्त ये बिल्कुल सही था, सब रिक्वायरमेंट्स आपने पूरी की थी, लेकिन बाद में कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए हों जिस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट अब परफॉर्म ही नहीं हो सकता, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। जस्ट एग्जांपल, सादी से मैं बात करूं, मान लो आपने बी लॉ में एडमिशन लिया, यहाँ आई कैप का सब्जेक्ट, जाहिर बात हम आई कैप के एग्जामिनेशन की तैयारी करवाते हैं, और बी लॉ में आपने क्या कर लिया, एडमिशन ले लिया,
और आई कैप ने क्या कर दिया, अभी एडमिशन ही लिया है और अभी क्लासेस शुरू ही नहीं हुई, आई कैप ने बीलॉ का सब्जेक्ट ही खत्म कर दिया। अब वो सब्जेक्ट मैटर वो मेरे बच्चे एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो मकसद ही एग्जिस्ट नहीं करता जिस मकसद के लिए हमने क्या किया था, ये कॉन्ट्रैक्ट किया था आपस में कि हम आपको पढ़ाएंगे। आप अब मेरे बच्चे क्या बनता है यहाँ पे, सीएफई को चाहिए कि बच्चों की फीस वापस कर दे, क्योंकि अब ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक बंदे को पता है ये आई कैप एग्जाम के लिए बच्चे पढ़ रहे थे, वो मकसद ही खत्म हो गया। जब मकसद ही खत्म हो गया तो मेरे बच्चे अब ये कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत, ये आगे आ जाएंगे, ये परेशान नहीं होना। कौन से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं आगे जाके मजीद बता दिए जाएंगे आप। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बनते वक्त बिल्कुल सही था और बन भी गया था, लेकिन बाद में कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए हों जिस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट अब परफॉर्म नहीं हो सकता, उसको क्या बोलेंगे। जैसे जस्ट एग्जाम्पल, चले मान लो इस तरह कर लो, पहले तो इन दोनों को निबेड़ो ना, ये दो सामने बैठे हो। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी भाई तेरे पास गाड़ी है, ऐसा कर वो गाड़ी मुझे भेज दे। कहता भैया देख वो गाड़ी ना मेरे पुख्तों की क्या होते हैं वो, पुरखों की निशानी है, तो मैं तो नहीं बेचूंगा उसको। और कहता देख मैं इतने सर 20 लाख रुपया ले लो। कहता अब मैं सोच सकता, हालांकि मैं अपनी गाड़ी से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मेरी गाड़ी मैं कपड़े भी उसी तरह के पहनता हूँ जिस तरह की मेरी गाड़ी, मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ। लेकिन उसने जब 20 लाख रुपया कहा उसको, उसने कहा कि ठीक है मैं मान जाता हूँ भैया। उसने क्या कर लिया, इसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। ऑफर हुई, एक्सेप्ट होगी। मुझे बताओ क्या दोनों के लिए कंसिडरेशन है, एक के लिए गाड़ी और एक के लिए 20 लाख रुपए, क्या ये कोई कमर्शियल या बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रही है, बिल्कुल कमर्शियल ट्रांजेक्शन हो रही है। क्या मैं कह दूं यहाँ पे बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। लेकिन इसकी जो गाड़ी थी ना मेरे बच्चे, वो बाहर मान लो कि ट्रांसफार्मर के नीचे खड़ी हुई थी, वो ट्रांसफार्मर में आग लगी, ट्रांसफार्मर नीचे गिरा, गाड़ी क्या हुई, गाड़ी डिस्ट्रॉय कर गई मेरे बच्चे, गाड़ी तबाह हो गई। अब मेरे बच्चे जिस मकसद के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिस सब्जेक्ट मैटर के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, दोनों को नहीं पता, दोनों कमरे में बैठे हुए, उनको क्या पता बाहर गाड़ी तो रही नहीं। अब आपको लग रहा है कि ये जो, अब आप सोचेंगे सर गाड़ी तो गिर गई थी ना, अब तो वो मिस्टर भाई एक चीज तो बेचारे दोनों का कोई कसूर है, किसी का भी कोई कसूर नहीं, और वो चीज अभी कौन सा उसके हैंड ओवर कर दी थी, मैं उसको दे दी थी, और दोनों के नहीं पता। तो गाड़ी क्या करके डिस्ट्रॉय करके, जिस सब्जेक्ट मैटर के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय कर गया, अब रहा ही नहीं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, अब ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता। बना बिल्कुल सही था, बिल्कुल लीगल भी था, ये ना कहना कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कोई गंदा लफ्ज है, ये अच्छा लफ्ज है। कॉन्ट्रैक्ट जब बना था वो बिल्कुल सही बना था, उसमें सारे रिक्वायरमेंट्स पूरी की थी आपने। लेकिन ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बाद में परफॉर्म नहीं हो सकता उसको क्या बोला करेंगे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब दिमाग में रखिएगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनते वक्त कोई कमी रहेगी, जैसे किसी पार्टी के ऊपर जुल्म हो गया, कोई मजलूम पार्टी रहेगी, उस पार्टी के एंड से वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइडेबल है, चाहे वो खत्म कर दे चाहे तो कंटिन्यू रखे, अग्रीड पार्टी जो भी हो। और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो बिल्कुल सही हो, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बनते वक्त बिल्कुल सही था, लेकिन बाद में कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए जिस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता। जैसे हमने एग्जांपल यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर ही क्या कर गया, डिस्ट्रॉय कर गया। अब इसकी दूसरी एग्जांपल लीजिएगा, अज्यूम कर लो मिस्टर ए है, मिस्टर ए है, मिस्टर ए की मिस बी के साथ एंगेजमेंट हुई। लेकिन मेरे बच्चे देखो ये भी तो कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी शादी के होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन हुआ क्या कि शादी से पहले ही मिस्टर ए की डेथ हो गई। अब मेरे बच्चे मुझे बताओ क्या ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा, नहीं मेरे बच्चे, अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बनते वक्त बिल्कुल सही था, लेकिन बाद में कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए हों जिस वजह से अब वो परफॉर्म ना हो सकता हो कानूनी तौर पे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं, कानूनी तौर पे परफॉर्म ना हो सकता हो, याद रखिएगा, उसको क्या बोलेंगे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अभी इसी तरह चलें, एज्यूम कर लो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी, ओ भैया ओ यार ये कोविड की लग रहा है मुझे, कोविड या हमारे इलाके में कुछ कोविड फैल रहा है, तो आप ना कुछ मेडिसिन है आपके पास, हमें पता चला होती है, क्या वो इतनी मेडिसिन हमें सप्लाई कर दोगे फलानी तारीख को। उन्होंने कहा कि डन करो, मैं सप्लाई कर दूंगा। तो इन्होंने आज कॉन्टेक्ट किया, मान लो कि 23 अक्टूबर को, कि भैया आपने क्या करना है, 5 नवंबर को वो मेडिसिन सप्लाई कर देनी है मुझे। इन्होंने डन कर दिया। अब हुआ क्या कि 1 नवंबर को गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी इस मेडिसिन के ऊपर जो मिस्टर बी ने सप्लाई करने थे, कि पाकिस्तान के अंदर इस मेडिसिन को कोई भी खरीदे और बेचेगा नहीं, इसमें कोई साइड इफेक्ट्स होंगे जो भी मामला थे, गवर्नमेंट ने इसको इलीगल करार दे दिया और इस पर पाबंदी लगा दी। अब मेरे बच्चे ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना था उस वक्त तो वो अलाउ थी, वो बिल्कुल वैलिड थी। तो मेरे बच्चे जैसे ही उसके ऊपर पाबंदी लगी गवर्नमेंट की तरफ से, मुझे बताओ अब ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो सकता है, नहीं हो सकता। अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जो बनते वक्त सही था लेकिन बाद में कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए हों जिन हालात की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म, आगे बता देगा कैटेगरीज, परेशान नहीं होना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सारी हम कैटेगरीज आगे जाके डिस्कस कर लेंगे कब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। कहता है कॉन्ट्रैक्ट विच सीजर टू बी इन्फोर्सेबल, कभी था इन्फोर्सेबल, कभी था जो परफॉर्म हो सकता था, लेकिन बाद में वो इन्फोर्सेबल ना रहा, बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीज टू बी इन्फोर्सेबल, यानी कि जब उसमें से इन्फोर्सेबिलिटी हमने खत्म कर दी,
तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनते वक्त थी, उस वक्त जब हुआ था कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त इन्फोर्सेबिलिटी भी थी, लेकिन बाद में किसी वजह से वो इन्फोर्सेबिलिटी बीच में से खत्म हो गई। अब वो कभी बना तो था कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि लफ्ज साथ कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट तक गया है, ये तीसरी वो जो इक्वेशन हम बनाते हैं तीसरी स्टेज तक उसके गया है। लेकिन बाद में हमने क्या कर दिया, इस किसी वजह से जैसे इलीगल हो गया, या पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट था तो बंदा ही मर गया, या जिस मकसद के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय कर गया, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है मेरे बच्चे। तो नोटिस दैट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वाज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आगे वो खुद बेचारा बता रहा है, उसको पता है ये बच्चों को सर जितने मर्जी चीखें, लेकिन क्या मजाक, इनको लगा होगा सर मजाक ही कर रहे हैं, उसने खुद बकवास कर दी, फिर ख्याल आप उसकी बात तो मान ही लोगे। कहता है कि नोटिस दैट ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वाज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, कि ये बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था जब ये बना था, बाद में कुछ हालात पैदा हुए थे, बट सब्सिक्वेंटली इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल, लेकिन बाद में इसमें से इन्फोर्सेबिलिटी खत्म हुई और ये मजीद वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहा, बल्कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बन गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो, अभी आपने 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा नाम क्या था, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट या खाली कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, बिल्कुल सही है, अगर किसी ने कोई ना पूरा करने की कोशिश की उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बन तो गया लेकिन एक पार्टी के साथ नाइंसाफी हुई है, जिसको हम कहते हैं अग्रीड पार्टी। वो जो अग्रीड पार्टी है जिसके साथ नाइंसाफी हुई है, कानून उसको ऑप्शन दे रहा है, भैया चाहे तो इसको खत्म कर दो, चाहे तो कंटिन्यू हो, बन तो गया कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ये हम सही वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, आपके साथ जुल्म हुआ है, आप चाहो तो हम देख रहे हैं जो आपके साथ हो रहा है, आप आ जाओ हमारे पास, हम आपकी मदद कर देंगे, लेकिन आपकी मर्जी है, क्योंकि कल फिर ये ना हो कि इसके कोई कॉन्सिक्वेंसेज हो और आपको कोई नुकसान पहुंचे, ये आपने डिसाइड करना है। तो उसने फिर डिसाइड करना, अगर वो कहता है कि मैं जाऊंगा इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करूंगा तो आजे, कानून फिर उसकी मदद करेगा। लेकिन वो कहता है कि नहीं गोली मारेंगे, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए, तो भैया ठीक है, बस जान ही काफी, तो कल फिर इनके साथ वो होगा, सामना होगा, तो कहीं कल मुझे नुकसान ना पहुंचे। तो फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा आपने, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बनते वक्त बिल्कुल सही थे, बिल्कुल सही कॉन्ट्रैक्ट बना, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन बाद में कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए, अब कानूनी तौर पे वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता। कानूनी तौर पे याद रखिएगा, कानून भी कहता है भाई नहीं परफॉर्म हुआ, ये बिल्कुल सही नहीं परफॉर्म हुआ, यानी कि इसका परफॉर्म ना होना बिल्कुल सही है, या परफॉर्म नहीं हो सकता, और किसी पार्टी का कोई कसूर नहीं। खबरदार किसी ने कहा कि इसने इसने ये परफॉर्म नहीं किया, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो। जो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया हो, अब इसको परफॉर्म करने की कानूनी तौर पे जरूरत नहीं, और इसको परफॉर्म ना करने के पर किसी पार्टी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि कानून ने कह दी ना अब ये इन्फोर्सेबल नहीं रहा। मुश्किल बात तो नहीं हो रही, याद रखोगे इस बात को, क्योंकि अभी सिर्फ नाम बोल रहा है, आगे जाके हमने इनको पढ़ना है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वॉइड एग्रीमेंट, इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ऑफर हुई होगी, एक्सेप्टेंस हुई होगी, क्या बनी होगी, प्रॉमिस, प्रॉमिस के साथ क्या ऐड हुआ होगा, कंसीडरेशन, तो क्या बना होगा, एग्रीमेंट। और आगे मेरे बच्चे मुझे बताओ, क्या यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ या एग्रीमेंट लिखा हुआ है, एग्रीमेंट। इसका मतलब ये बात यहीं पे रुक गई, यहीं पे ये मामला यहीं पे रुक गया। वॉइड एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, ये कभी कॉन्ट्रैक्ट तक गया ही नहीं, यहां तक कभी पहुंचा ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट तक। तो और है भी क्या, देखो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या था, ममनू कॉन्ट्रैक्ट जो आप परफॉर्म नहीं हो सकते, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट था, लफ्ज वही दिमाग में रखो, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बना था लेकिन अब ममनू है, आप उसको परफॉर्म नहीं कर सकते, ये वॉइड एग्रीमेंट है। कानून ने कह दिया भैया वॉइड एग्रीमेंट ऐसा एग्रीमेंट जो ममनू है, आप ऐसा एग्रीमेंट कर ही नहीं सकते, ऐसा एग्रीमेंट जिसको करने पर कानून ने आपको मना कर रखा, लेकिन कर लो तो कानून कहता है मैं इसमें कभी भी इन्फोर्सिबिलिटी ऐड नहीं करूंगा। अगर आपने ये एग्रीमेंट, उसने कहा ये कौन सा एग्रीमेंट कर लिया तूने, ये तो वॉइड एग्रीमेंट है, मैंने मना किया था तुझे ये एग्रीमेंट नहीं करना, अब अगर तूने ये एग्रीमेंट कर लिया है, मैं इसमें कभी भी इन्फोर्सिबिलिटी ऐड नहीं करूंगा, मैं कभी भी इसको कॉन्ट्रैक्ट तक जाने नहीं दूं। कानून कह रहा है आप कुछ ऐसे एग्रीमेंट जो कानून ने पहले से मना कर रखे हैं, इन एग्रीमेंट्स को कभी नहीं आपने करना, तो अगर उसके बावजूद आपने कर लिए, उस एग्रीमेंट को क्या बोलेंगे, वॉइड एग्रीमेंट। उस उन एग्रीमेंट्स को करने पे सजा नहीं मिलेगी, लेकिन अगर अगली पार्टी ने आपके साथ वादा पूरा ना किया तो आपको इंसाफ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कानून ने कहा अंधा है, हमने मना नहीं किया था तुझे। किस तरह के, जैसे जस्ट एग्जांपल, एक एग्जांपल है, चलें देख लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल कौन सी, चलें ये एग्जांपल देख सकते हैं। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा, मिस्टर बी भैया ये बाइक मुझसे ले लो और 50,000 की बाइक ले लो। उसने कहा कि ठीक है अंकल 50,000 की बाइक दे दो, लेकिन पेमेंट करूंगा मैं 10 दिन बाद। उसने कहा कि ठीक हो गया भैया, ऑफर हुई, एक्सेप्टेंस हो गई, बाहिर इसको लग रहा था मिस्टर ए को ऑफर हुई है, एक्सेप्टेंस होगी, प्रॉमिस बन गई, प्रॉमिस में दोनों पार्टीज के लिए कंसीडरेशन भी क्या बन गया, एग्रीमेंट। अब इसमें क्या ऐड होनी थी बोला, एग्रीमेंट में इन्फोर्सिबिलिटी है। लेकिन मेरे बच्चे अब 10 दिन के बाद वो गया पैसे, बच्चा मिल ही नहीं रहा उसको, है।
बच्चा मिला भी तो उसके सामने खिलौने खिलौने पड़े हुए, वो खेल रहा है। उसने कहा कि भैया मेरा 50,000। कहता कौन सा 50,000? कहता बंदा बड़ा मजाक ना कर, मेरा 50,000 दे। कहता अंकल कौन सा 50,000 है? और कहता तूने बाइक ली थी? कहता कौन सी बाइक है, मैं तो बाइक ले ही नहीं सकता। कहता तूने ली थी बाइक? और कहता वो कौन, देखो कितना हो गया था बाइक। कहता खिलौने नहीं देख रहे हो? हैं? कहता मेरा 50,000 देने थे, फिर बाइक दे, जो भी है। अब मेरे बच्चे ना तो उसके पास फिलहाल बाइक है ना ही 50,000। अब ये जाएगा कानूनी मदद लेने के लिए, देखें सर ये बंदे ने वादा किया था मेरे साथ, अब वादा पूरा नहीं कर, तो कानून कहेगा बंदा पेश करो। बंदा कौन है वो? जब बंदा आएगा कानून इसको चपेटे कराएगा, बंदा तो ये बंदा है, ये तो बच्चा है? कहता फिर क्या हुआ सर, बंदा तो है ही ना, बच्चा हुआ तो फिर क्या हुआ? कानून कहेगा कि भैया हमने आपको मना कर रखा है, आपने बच्चे के साथ कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। बच्चा इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर आपने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। अगर ऑफर एक्सेप्टेंस हो भी गई, दोनों के लिए कंसिडरेशन हो भी, तो जस्ट एग्रीमेंट बनेगा, और एग्रीमेंट भी वॉइड वाला हमने मना कर रखा है, बच्चे के साथ आपने कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। याद रखोगे इस बात को? तो मेरे बच्चे जस्ट मैं समझा रहा हूं कि वॉइड एग्रीमेंट ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो कानून ने पहले से आपको बता रखे हैं, इन एग्रीमेंट्स को ना करना। अगर आपने ये एग्रीमेंट कर लिया, आगे पूरी लिस्ट आएगी, परेशान नहीं होना, आगे पूरी लिस्ट पढ़नी है वो कौन से एग्रीमेंट हैं जो वॉइड एग्रीमेंट है, जिनको कानून ने मना कर रखा है, अगर उसके बावजूद आप करोगे वो क्या कहलाएंगे? वॉइड एग्रीमेंट। याद रखोगे? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बन गया लेकिन परफॉर्म ना हो सकता हो। वॉइड एग्रीमेंट क्या है? ऐसे एग्रीमेंट जिनको करने पर कानून ने मना कर रखा हो कि ये एग्रीमेंट ना करना, क्योंकि ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, और अगर आपने कर लिया हम आपकी मदद को नहीं आएंगे, क्योंकि वॉइड एग्रीमेंट के अंदर कभी इन्फोर्सिबिलिटी ऐड नहीं होती और वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। वॉइड का मतलब क्या है? जो एक्सप्रेसिव, जो पहले से कानून ने बड़ा वाजे तौर पे, अच्छा एक चीज उसने यहाँ पे बतानी चाहिए थी, क्योंकि ये चीज यहाँ पे कंप्लीट कर दी, उसने नहीं बताई, लेकिन हम इसको भी देखते हैं। कह रहे एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कभी इन्फोर्सिबिलिटी ऐड नहीं होती, और इसका मतलब वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनी। याद रखोगे? एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिबल बाय, मतलब क्या है? इसमें इन्फोर्सिबिलिटी ऐड हुई ही नहीं, ना ही होती, ना ही आप कर सकते हो। उसको क्या बोलते हैं? इज सेड टू बी वॉइड एग्रीमेंट। नोटिस दैट वॉइड एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो, वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, वॉइड एब इनिशियो। एब इनिशियो का मतलब शुरू से ही कोई चीज गलत हो, है? तो वॉइड एब इनिशियो होता है। ये जो वॉइड एग्रीमेंट है, ये शुरू से ही कुछ गलत एग्रीमेंट कर रहे हो आप, ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। आप शुरू से कुछ गलतियां कर रहे हो, जैसे बच्चे के साथ एग्रीमेंट कर रहे हो, ये शुरू से ही कानून ने मना कर रखा है, आप ये कुछ गलत कर रहे हो। कानून कहता है कि इसमें कभी भी इन्फोर्सिबिलिटी ऐड करके मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट बनने नहीं दूंगा। याद रखोगे? तो वॉइड एग्रीमेंट क्या होते हैं? इनको वॉइड एब इनिशियो एग्रीमेंट भी कह सकते हैं, वैसे एग्रीमेंट जो शुरू से ही गलत हो रहे हैं, यानी कि बाद में। देखो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या था? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें बाद में कोई खराबी पैदा हुई थी, ऐसे ही ना मेरे बनते वक्त बिल्कुल सही था, वो वॉइड एब इनिशियो, वो वॉइड एब इनिशियो नहीं था, नहीं मेरे बच्चे, वो तो बन गया था कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल सही था। लेकिन वॉइड एग्रीमेंट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलना है इसके लिए लफज, ऐसा एग्रीमेंट होता है जो शुरू से ही गलत कर रहे थे कुछ। याद रखोगे? वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो शुरू से सही चल रहा था, सारा कुछ सही, कॉन्ट्रैक्ट भी बन गया था, बाद में हालात पैदा हुए थे, इसलिए उसने ये लफज आपको बताना मुनासिब समझा कि वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में लफज एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का ही फर्क है, बाकी तो वॉइड है दोनों। लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा जो शुरू में बिल्कुल सही चल रहा था और बन भी सही गया था, बाद में परफॉर्म नहीं हो सकता कानूनी तौर पर। लेकिन वॉइड एग्रीमेंट ऐसा जो शुरू से ही आप ऑफर ही किसी गलत बंदे को कर रहे हो या गलत चीज के ऑफर कर रहे हो। याद रखोगे इस बात? अच्छा एक और चीज इसको बतानी चाहिए थी, वो होता है इलीगल एग्रीमेंट। ये कौन सा एग्रीमेंट बोला उसने? वॉइड एग्रीमेंट। एक आपने दिमाग में रखना है, एक होता है इलीगल एग्रीमेंट। देखो है तो ये भी एग्रीमेंट ही, कभी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, अल्फाजों के मतलब है, मैं बार बार बोलूँ। देखो मैंने इलीगल कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बोला क्या बोला है? इलीगल, क्योंकि इलीगल कभी कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं, वो जस्ट एग्रीमेंट रह जाता है, वो भी क्या? इलीगल एग्रीमेंट, जिसको कानून ने मना कर रखा है कि आपने, देखो दोनों को मना कर रखा है कानून ने, वॉइड एग्रीमेंट को भी कानून ने मना कर रखा है, वो भी शुरू से ही गलत है, और इलीगल एग्रीमेंट भी को भी कानून ने मना कर रखा है, शुरू से ही गलत है। लेकिन वॉइड एग्रीमेंट कर रो तो आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको सजा भी नहीं मिलेगी। इंसाफ नहीं मिलेगा लेकिन आपको सजा नहीं मिलेगी, ये नहीं कि आपने कुछ गलत किया है। लेकिन इलीगल एग्रीमेंट करोगे आपको सजा भी मिलेगी, आपने कुछ गैर कानूनी काम किया है जिसके ऊपर आपको सजा भी मिलेगी। जैसे मैंने आपको दिया 10 लाख रुपया, ये लोग फलाने बंदे को कोई नुकसान पहुंचा दे, ये वॉइड एग्रीमेंट नहीं है, ये क्या है? इलीगल एग्रीमेंट है। यहां पे एग्रीमेंट करने वालों को सजा भी मिले। मुश्किल बात तो नहीं हो रही, पक्की बात। लो बेटा, अभी अभी जो आपने अल्फाज पढ़े हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके 1 मिनट लगाओ इनके जवाब। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सारे एसेंशियल्स पूरे हों, एक बिल्कुल सही कॉन्ट्रैक्ट बन गया हो। फिर आपने क्या पढ़ा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बन तो गया कॉन्ट्रैक्ट
देखो लफ्ज कॉन्ट्रैक्ट साथ लिखा है ना, तो आपने ये हमेशा आज के बाद जब लफ्ज कॉन्ट्रैक्ट बोल दिया तो कॉन्ट्रैक्ट है वो। अब वो कॉन्ट्रैक्ट है कैसा, फिर वो पिछले अल्फाज से पता चलेगा। भाई वैलिड है तो सही है, वॉइडेबल है तो क्या होगा। हाँ, नहीं वॉइडेबल बेशर्म इंसान, शुरू में ना बोले इसको सही था, वो तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके लिए शुरू वाला लफ्ज नहीं बोलना, कोई भी शुरू वाली कोई बात नहीं। इसमें कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, बस ये बोलना है कहीं ना कहीं कोई कमी हुई है, किसी के साथ नाइंसाफी हुई है, और इसमें कोई पार्टी मजलूम है, अग्रीड पार्टी है, और अग्रीड पार्टी को कानून ने ऑप्शन दे रखा है, चाहे तो खत्म कर दो चाहे तो कंटिन्यू रखो, आपकी मर्जी है। कंटिन्यू रखोगे तो ये बिल्कुल हमारे नजदीक सही बन जाएगा, और अगर किसी फिर जो है उस तरह परफॉर्म ना हुआ तो हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन चाहते तो खत्म, जैसे वो उसने धमकी लगाई थी कनपड़ी पे पिस्टल रखे कि भैया 10 लाख की चीज मुझे भेज दो, वो मान गया, अब वो 10 लाख भी नहीं दे रहा, उसके लिए केस हो सकता है। ये नहीं कि देखो ये तो कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं हुआ था, नहीं कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल था, उसने मान लिया था ठीक है भैया जो भी हो गया किस्मत की बात, दे दी ये चीज मैंने दे दी उसको, लेकिन उसके बाद वो 10 लाख भी नहीं दे रहा, उसके लिए केस कर सकता है। नहीं ना समझे, कोई बात नहीं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, बस इतना दिमाग में रखो, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोई अग्रीड पार्टी हो, जहां पे कोई कमी रह गई हो, अग्रीड पार्टी बनी हो, और अग्रीड पार्टी के सिर्फ अग्रीड पार्टी के लिए ऑप्शन है, चाहे तो खत्म कर दे चाहे तो कंटिन्यू रखे। और फिर हमने पढ़ा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, लफ्ज क्या लिखा था साथ उसके, वॉइड, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, जो बनते वक्त बिल्कुल सही था, बाद में कुछ ऐसे हालात पैदा हुए, चाहे वो कानूनी तौर पे, चाहे कोई पर्सनल नेचर का था तो कोई पर्सनल मामला तो ऐसे हुए, अब ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही नहीं हो सकता, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। फिर हमने डिस्कस किया वॉइड एग्रीमेंट। कानून कहता है कि भैया ये जो वॉइड एग्रीमेंट है ना, ये शुरू से कुछ गलत कर रहे हो आप, ऐसी चीज का एग्रीमेंट कर रहे हो जो हमने मना किया था आपको। तो वॉइड एग्रीमेंट ऐसे एग्रीमेंट जो कानूनी तौर पे मना होते हैं, ये शुरू से ही मना है। तो यही ना समझिए कि बाद में वॉइड एग्रीमेंट ऐसा एग्रीमेंट हुआ होगा जो बाद पहले बनते वक्त सही एग्रीमेंट था, बाद में हालात पैदा हुए होंगे जिसने इसको वॉइड बना दिया ना। हम कहते हैं इसको सही कर लो, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वो इस हालात वाला मामला वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के साथ है कि बाद में हालात पैदा हुए हों, अब वो परफॉर्म नहीं हो सकता। वॉइड एग्रीमेंट शुरू से ही गलत होता है। और फिर एक और हमने ऐड किया इसमें, इलीगल एग्रीमेंट, ऐसा एग्रीमेंट जिसको करने पर सजा भी मिलती है, शुरू से गलत भी है लेकिन करने पर सजा भी मिलेगी पार्टीज को, याद रखोगे इस बात। तो बेटा एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे मेरे बच्चे पेपर के अंदर क्योंकि बहुत दफा पूछता है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बताओ। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे आप देख रहे हो 5, लेकिन बेहतर तो ये होगा छठा आप खुद ऐड कीजिएगा, उसको शुरू ए से ही कीजिएगा, वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, शुरू वहां से कीजिएगा। लेकिन इसने वो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वाले मामले से आगे बताने शुरू किया एसेंशियल्स, लेकिन अगर वो लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ये भी लिखोगे तो आंसर बिल्कुल आपका सही होगा। क्या बोलेगा कि एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बताओ। देखो क्या एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर थे, वो 4 तरह के। क्या एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस थे, बिल्कुल वो 6 तरह के। अब वो बता रहा है कि एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, भाई कॉन्ट्रैक्ट के पूरे के हमें एसेंशियल्स बता दो, वो कितने हैं 5। छठा हम कर सकते हैं, उसमें होना चाहिए था, वैसे ये बेशर्मी है इस किताब बनाने वाले की तरफ से, नोट्स ही है ना ये कौन सा कोई कानून है, ये जो आपके सामने ये नोट्स, वैसे कानून है लेकिन ये कानून के नोट्स हैं आपके सामने। अब वो कहता है कि कौन कौन से एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कहता है एग्रीमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट इफ इट मीट्स द फॉलोइंग कंडीशन, यानी कि कौन सा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जिसमें ये कंडीशन पूरी हो। वो कौन, सबसे पहले द एग्रीमेंट इज मेड बाय द फ्री कॉन्सेंट ऑफ द पार्टीज, जो दो पार्टीज आपस में एग्रीमेंट कर रही हो, इन दोनों पार्टीज की कॉन्सेंट, रजामंदी फ्री होनी चाहिए, अपनी ख्वाहिश से रजामंदी दे रहे हैं, किसी को मजबूर ना किया जा रहा। उसके बाद अभी देखेंगे, ये ना परेशान होइएगा सर कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे वो अपनी रजामंदी अपनी मर्जी से दे रहे हैं या नहीं दे रहे, भाई अभी बता देंगे वो। उसके बाद द पार्टीज मेकिंग द एग्रीमेंट आर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों बंदे कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट करने की अहलियत रखते हो। जैसे एक बच्चा है अभी वो मैट्रिक कर रहा है, वो कहता है मैं सीए करना चाहता हूँ, क्या वो अहलियत रखता है, नहीं भैया, मैट्रिक वाला बच्चा तो वो कर ही नहीं सकता। एक बच्चा है उसने इंटर कर लिया लेकिन उसके मार्क्स 40% है, क्या वो सीए कर सकता है, नहीं भैया, वो अहलियत ही नहीं रखता है, वो नाअहल है, वो कर ही नहीं सकता सीए। तो मेरे से ऐसा बंदा जो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर ही ना सकता हो, उनको हम कहते हैं इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हो, एग्रीमेंट कर सकता हो, उसको क्या बोलेंगे, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दोनों पार्टीज का, एक का नहीं दोनों पार्टीज का कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। अभी देखेंगे वो कौन से लोग हैं जिनको कानून ने नाअहल किया हो, वो भी अभी पता चल जाएगा। उसके बाद जिस मकसद के लिए, चलें पहले तो द एग्रीमेंट इज मेड फॉर लॉफुल कंसिडरेशन, जो दोनों को मिल रहा है, जो दोनों को मिल रहा है, क्योंकि हमने डिस्कस किया था जब कॉन्ट्रैक्ट होता है पक्की बात है दोनों को कुछ ना कुछ मिलता है, जिसको हम क्या बोलते थे, कंसिडरेशन। वो कंसिडरेशन लॉफुल होनी चाहिए, कानून ने उस कंसिडरेशन को लेना देना मना ना किया हो। जैसे अभी हमने एग्जांपल ली थी, आप मुझे 10,000 दे दो, मैं आपको एक चर्च की पुड़ी दे देता हूँ, भैया मान लो कि मुझे 10,000 मिलेगा लेकिन आपको बदले में क्या मिलेगा,
वो ऑब्जेक्ट इतनी भी बेश और ये अल्लाह माफ करे हैं। ये कुछ इतने देखो 10 का लफ्ज बोल दिया, इतने दिनों की मकबूल इबादत खुदा ना खासा खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे बचपन से हमें डराते थे अल्लाह माफ करे, सूअर का नाम ले लिया तो इतने दिनों की वो जानवर है, अब उसको आप क्या क्या बुलाए उसका कोई ना कोई तो नाम लेना है। तो बचपन की बातें वो बचपन में ही मेरे बच्चे वो खत्म करते हैं, आप बड़े हो गए आप हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने ये बात सुनी थी, उसका नाम भी नहीं लेना है, तो भाई क्या के बोले फिर उसको, क्या ये नहीं पूछा आपने उस बंदे से, तो फिर लेना कहना क्या उसको है। तो भाई ये तो गलतियां कर ली ना हमने, बचपन से कुछ गलत सीखते आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल उसके बाद कहते हैं कि द एग्रीमेंट इज मेड विद ए लॉफुल ऑब्जेक्ट। मकसद देखो, कंसिडरेशन और मकसद ये दोनों साथ साथ ही हैं, ये दोनों अलग होते ही नहीं, ये दोनों एक ही चीज से रिलेटेड होते हैं। जस्ट एग्जाम्पल, मुझे मोबाइल चाहिए, मैं एक दुकान के ऊपर गया, उसको जाके कहा 50,000 का मोबाइल दे दो, मेरा मकसद क्या है, मोबाइल खरीदना। तो ऑब्जेक्ट एक्चुअली कंसीडरेशन ही, मेरे बच्चे जो मान लो आप मुझे जो कंसीडरेशन के तौर पे दे रहे होंगे ना, वो मेरा ऑब्जेक्ट है, और जो मैं आपको कंसीडरेशन के तौर पे दे रहा हूँ वो क्या है, वो आपके लिए ऑब्जेक्ट है। इसलिए ये मोस्टली दोनों चीजें क्या चलती हैं, साथ साथ ही चलती हैं, लॉफुल कंसीडरेशन हो और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इसी तरह एग्रीमेंट ये पढ़ेंगे कौन से लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसीडरेशन होंगे, आगे आ जाएगा, ये दोनों इकट्ठे करके बताएगा आप। द एग्रीमेंट इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड बाय लॉ, और कानून ने उस एग्रीमेंट को पहले से ही वॉइड डिक्लेयर ना किया। अगर पहले से जिस चीज को कानून ने वॉइड डिक्लेयर किया है, ये वॉइड एग्रीमेंट है, उसके लिए अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो 5 एसेंशियल्स है, फ्री कॉन्सेंट, पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, और एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट ना हो। मतलब कानून ने लिख कर क्या रखा है कि ये वाले एग्रीमेंट ना करना, ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। मुश्किल बात तो नहीं ना होती, पक्की बात। चलो दोबारा बताओ भाई, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाना है उसके लिए कितने एसेंशियल पूरे करने पड़ेंगे, 5 कौन कौन से, फ्री कॉन्सेंट होनी चाहिए, पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, लॉफुल कंसिडरेशन हो, और एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड ना हो। 3 अल्फाज बोला करने हैं बस बताने के लिए मेरे, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट भी लिख दोगे अच्छी बात है, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट ना हो, या सादा अल्फाज में वॉइड एग्रीमेंट नहीं हो, एक ही बात है, याद रखोगे इस बात को। 5 कौन कौन से हैं, फ्री कॉन्सेंट, कॉम्पिटेंट पार्टीज, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, वॉइड एग्रीमेंट ना हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप खुद ही लगाना शुरू कर देंगे, एक्सप्रेसली वॉइड एग्रीमेंट ना हो, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट ना हो। कर ही दोगे ना चीजें तो सही, इंशाल्लाह पढ़ोगे भी तो सही ना। भी कौन सा आज ही खत्म हो गया, कल पेपर है आप लोगों का, लो बेटा। अब ये थोड़ी सा, क्योंकि आप मासूम लोग हो, आप लोगों को पता ही नहीं। अब हमें लग रहा होता कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उसको लिखना जरूरी है, कानून आपको बताने जा रहा है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उसको लिखना जरूरी नहीं होता। तो ऑरल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है भैया, ऑरल ही क्या, अभी हम पीछे पढ़ गए हैं ना मेरे बच्चे, कि जो देखो ना, बाय वर्ड्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, वर्ड्स लिखे हुए भी हो सकते हैं, और बोले हुए भी हो सकते हैं, ऐसे ना मेरे बच्चे, और बाय कंडक्ट भी हो सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लाइड। तो भैया कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, चाहे जबानी कलामी हो, चाहे लिखा हुआ हो, चाहे बाय कंडक्ट हो। लेकिन हाँ, कुछ जगहों पे कानून ने कह दिया कि यहां पे कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ होना चाहिए, तो फिर वहां पे लिखा हुआ होगा तो वैलिड होगा, नहीं तो नहीं हो। चले वो भी मैं आपको थोड़ा सा उसका एक वो भी दूंगा कि बेसिक भी बताऊंगा कि उसने बता रखे। Oral contract is a valid contract except in certain cases where any special or requires certain contract to be made in writing। जहां पे कोई खास कानून कह देना ये वाला कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ ही वैलिड होगा, तो फिर वो लिखकर ही आपने करना है। जैसे जमीन की खरीदो फरोख्त, वो कहते हैं भैया इसको लिखकर करना है आप, ये जबानी कलामी एक्सेप्टेबल नहीं, या इसको उसने आगे वैसे ही कह दिया, आर इन द प्रेजेंस ऑफ ए विटनेस आर फॉर रजिस्ट्रेशन, जहां पे गवाहों की जरूरत पड़े वो लिखा हुआ होना चाहिए, या जहां पे जिसकी रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़े डॉक्यूमेंट्स की, वो लिखा हुआ ही होना चाहिए। बात याद रखोगे। कहता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके लिए गवाहों और जिसकी रजिस्ट्रेशन की जरूरत हो। भाई किसी चीज को रजिस्टर्ड करवाना है, जाके आप जुबानी कलामी बता के थोड़ी रजिस्टर्ड करवाओ, लिखा हुआ दोगे ना उसको। जमीन है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, साइकिल की रजिस्ट्रेशन तो नहीं होती, तो जुबानी कलामी भी कर लो उसको। मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन होती है, लिख कर करना पड़ेगा, याद रखोगे इस बात को। तो ऐसी चीजें जिनकी रजिस्ट्रेशन होती हो, समझो सादा अल्फाज में एक असूल बता रहा हूं आप, तो वो क्या करवाना पड़ेगा आपको, कैसे करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट लिखकर। लेकिन जिसको कहीं पर रजिस्टर्ड करवाने की जरूरत ना हो, जिसके लिए कोई गवाहों की जरूरत ना हो, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर लो, जुबानी कलामी कर लो, इट्स ओके, याद रखोगे। देखेंगे कौन कौन से, जैसे पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट है, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है, 2 बंदे पार्टनर बने हैं, 10 बंदे पार्टनर बने हैं, आगे जाके पढ़ेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट को लिखना जरूरी नहीं है,
कानून कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं लिख कर करने की, इतना बड़ा कारोबार कर रहे हो आप पार्टनरशिप का, लेकिन उस पार्टनरशिप के कॉन्ट्रैक्ट को आपस में लिख कर तय करने की जरूरत नहीं है। ज़बानी कलामी भी बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। कल अगर कोई पूरा नहीं करेगा उसके खिलाफ कानूनी, हाँ एक चीज होती है, लिखी हुई चीज हो तो कल साबित करना आसान होती है, अगर लिखी हुई नहीं तो साबित करने में दिक्कत होगी, फिर आपको गवाह पेश करने पड़ेंगे, जो भी हमारे कानूनी शहादत का एक तरीकाकार है पाकिस्तान के अंदर। ले बेटा, तो पता चल गया कि कॉन्ट्रैक्ट लिखना जरूरी नहीं है, ज़बानी कलामी भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन साथ उसने कह दिया कि कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जहां पे स्पेसिफिकली कानून बोल देता है कि उसको क्या कराओ, रजिस्टर्ड कराओ। तो जहां पे रजिस्ट्रेशन हो या जहां पे विटनेसेस हो तो वहां पे फिर उसको लिख लेना जरूरी है। तो जहां पे जिन 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 जगहों पे यानी कि कानून कहते हैं ये लिख कर करना है तो लिख कर करना, आगे आ जाएगा ना, हमारे सिलेबस में आएगा। पार्टनरशिप एक एरिया है, उस पार्टनरशिप के कॉन्ट्रैक्ट को लिख कर करने की जरूरत नहीं है। उसके अगला ही टॉपिक हमारा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। वो क्या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनेंगे ही तब जब लिखकर एग्रीमेंट करोगे, नहीं तो बनना ही नहीं। तो ये चीजें कुछ यहाँ पे भी एग्जाम्पल आ जाएंगे, वैसे भी बाय डिफॉल्ट जब आपने ये असूल दिमाग में रखा है। ले बेटा, पढ़ेंगे तो कल, लेकिन जाते जाते बस 2 मिनट में ये बात देखिएगा। अभी हमने डिस्कस किया है कि दो पार्टी जब आपस में, ये वही पॉइंट है दोबारा, नहीं अगला टॉपिक नहीं है, ये वो 5 पॉइंट है मेरे बच्चों, ये 5 पॉइंट जो पीछे आपने वो लिख रखे हैं ना, बस वो 5 पॉइंट दोबारा बताना। सबसे पहला पॉइंट क्या था, पार्टीज की कॉन्सेंट फ्री होनी चाहिए। पार्टीज देखो, जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती है, कानून कहता है इन दोनों पार्टीज की कॉन्सेंट हमेशा फ्री होगी अगर बीच में 5 चीजें ना आ जाए। सिर्फ 5 चीजें दुनिया में ऐसी हैं जिसकी वजह से पार्टीज की कॉन्सेंट फ्री नहीं रहती। कोई ना तो 6 है ना ही 4। कितनी चीजों की वजह से कॉन्सेंट फ्री नहीं रहती, 5। अगर वो 5 में से कोई एक भी आ गई तो कॉन्सेंट फ्री नहीं रहेगी। वो 5 कौन कौन सी हैं उसको पढ़ेंगे भी आगे जाके। अगर कोई बंदा आपको डरा धमका रहा, या कोई बंदा, ये पढ़ेंगे, एक पार्टी तगड़ी पोजीशन में होती है बात बात, इसके लफ्ज बोलेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस, अभी बस लफ्ज दिमाग में रखिएगा। एक बंदा तगड़ी पोजीशन में है, वो अपनी तगड़ी पोजीशन का गलत फायदा उठा रहा हो, इसको बोलते हैं। यहां पर भी एक पार्टी, जैसे टीचर और स्टूडेंट, अगर मैं इस बच्चे को कहता हूँ ये मोबाइल मुझे 10,000 का भेज दो, ये बेचारा शायद वो मोबाइल मुझे 10,000 का भेजेगा मजबूरन में कि ये मेरा उस्ताद है, और बाकी बच्चे भी क्या बोलेंगे, मैंने उस्ताद को इनकार कर दिया। तो ऐसी कंडीशन, ये हमने सिचुएशन पढ़नी है, इसको बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। जहां पे अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, जहां पे डराया धमकाया जा रहा हो, और जहां पे आपके साथ फ्रॉड हो रहा हो। कोई बंदा अपनी मर्जी से फ्रॉड नहीं करवा, क्या आपने कहा यार प्लीज यकीन करो सुबह से कोई फ्रॉड नहीं हो, कोई फ्रॉड ही कर जाए मेरे साथ कभी, क्या फ्रॉड हमेशा आपकी बगैर रजामंदी के होता है, वहां पे आपकी कभी भी कंसेंट नहीं होती जहां पे फ्रॉड हुआ हो, या जहां पे मेरे बच्चे कोई मिस रिप्रेजेंटेशन हुई, पढ़ेंगे इसको जाकर, या जहां पे कोई मिस रिप्रेजेंटेशन हुई हो, गलत, ये भी गलत बयानी ही है, ये दोनों गलत बयानी ही होती है, लेकिन इन दोनों गलत बयानियों में हम आगे जाके पढ़ेंगे, इसको एक एक करके हमने पढ़ना है, परेशान नहीं होना। चाहे चैप्टर नंबर 4 यही पढ़ेंगे सारा कुछ। और अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाए, मिस्टेक आप जानबूझ के तो नहीं करते, गलती होती है ना मेरे बच्चे, तो 5 चीजें हैं, बस अभी इतना दिमाग में रखिएगा, ये एक एक करके पढ़नी है आगे। 5 चीजें अगर बीच में आ जाए तो कॉन्सेंट फ्री नहीं होती। इनके अलावा कोई भी सिचुएशन दुनिया में ले आइएगा, इन 5 में से कोई एक होगी। कौन कौन सी, या तो आपको डराया धमकाया जा रहा हो, या पर अनड्यू इन्फ्लुएंस अप्लाई किया जा रहा हो, या आपके साथ फ्रॉड किया जा रहा हो, या आपके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन की जा रही हो, या आपसे मिस्टेक हो रही हो। ये 5 ऐसी चीजें जिनकी वजह से आपकी कॉन्सेंट फ्री नहीं होगी। बस एक मिनट, उसके बाद हमने दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा था बोला, पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। भाई हर बंदा कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होता है स्वाय 3 लोगों के, कानून ने कहा ये 3 लोग कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं। कौन कौन है, ये बच्चा, उसके बाद अनसॉन माइंड पर्सन, माइनर अनसॉन माइंड पर्सन, और आगे जाके हम डिस्कस करेंगे जिसको कानून डिस्क्वालीफाई करते हैं। कुछ और लोग हैं जिनको कानून कहते हैं कि ना तो ये बच्चे होते हैं, ना ही ये अनसॉन माइंड होते हैं, ना तो जेनी तौजन खराब है, ना ही बच्चे हैं, लेकिन कानून ने इनको कह दिया। जैसे इनसॉल्वेंट लफ्ज सुना है कभी आपने, जो बैंकरप्ट होते हैं, इनसॉल्वेंट बंदे को कानून ने मना कर रखा है कि ना वो बच्चा है ना ही पागल है, लेकिन कानून ने मना कर रखा है ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो 3 तरह के लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वो कौन कौन से वाला, बच्चा, अनसॉन माइंड जिसका ज़हनी तौर सही ना हो, उसके बाद जिसको कानून ने डिस्क्वालीफाई कर दिया, मुश्किल बात नहीं। उसके बाद ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन लॉफुल होनी चाहिए, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था। वो तो जो दोनों चीजें आपस में, ये कल मैं आपको बता दूंगा, वैसे जनरल सी बातें। चलें बाकी कल से इंशाल्लाह। यही ये जो 5 ऊपर चीजें लिखी है ना, अब हम 5 एसेंशियल्स को एक एक करके पढ़ना है। चैप्टर नंबर 3 और 4 में यही 2 चीजें कवर होनी है। ये जितने एसेंशियल ऊपर 5 आपने पढ़े हैं, चैप्टर 3 और 4 में ये सिर्फ एसेंशियल ही हमने डिस्कस करने हैं, क्योंकि ऑफर और एक्सेप्टेंस वाला एसेंशियल हम 2 में पढ़ के आ गए हैं। अब ये बाकी जो एसेंशियल है ये इन 2 चैप्टर में कंप्लीट हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। कल टेस्ट भी होगा, याद रखिएगा, चैप्टर नंबर 2 के कंप्लीट का कल टेस्ट होगा।